हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो टॉपिक पढ़े थे उससे हम थोड़ा सा आगे जाते थे। हम आपको याद दिला दें कि 12th साइंस का सब्जेक्ट फिजिक्स चालू था एंड उसके अंदर यानी कि फिजिक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चालू था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल हम जो चीज़ पढ़े थे उससे थोड़ा सा आज आगे जाएंगे। ओके, एंड हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन, एंड हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाउस लॉ पढ़ना है एंड गाउस लॉ इज अ वेरी यूजफुल लॉ एज लाइक अ कूलम्स लॉ। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ का इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउस लॉ का भी यूज होता है। तो गाउस लॉ की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी जगह पे कोई सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एट दैट टाइम वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स also electric field, so Gauss law is very important. So to understand in a proper manner of the Gauss law, it is a very necessary for all of us to understand the electric flux. गाउस लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को समझें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक कंसेप्ट क्या होता है कि हम यहाँ पे एक प्लानर सरफेस लेंगे एंड एक प्लानर सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती है उसके ऊपर से फ्लक्स फाइंड आउट किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास आउट होती है बहुत सारी, जैसे एक बंच ऑफ लाइन्स यहाँ पे पास आउट ऐसे हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास आउट होती है एंड सब एक है दो तीन चार पाँच आपके सामने ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइन्स पास आउट होती है एंड हम किसी एक सरफेस को, ये आपके सामने इसकी थिकनेस है तो ये 3D बोला जाता है, बट आप इसको प्लानर समझे, बहुत ही थिन एलिमेंट आप इसको समझिए। एंड जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस प्लानर सरफेस को ऐसे प्लेस करते हैं तो ऐसे प्लेस करने से क्या होगा कि कुछ लाइन इसके अंदर से पास आउट होगी, कुछ लाइन हालांकि बाहर से निकल जाएगी। तो इस सरफेस के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट हुई उसके प्रोपोर्शनल में इसके साथ फ्लक्स होता है, ठीक है। और जैसे जैसे मान लो कि इसका ऐसा हम इसको एंगल चेंज करते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है तो फील्ड लाइंस इसके ऊपर से चली जाती है, नीचे से चली जाती है, लेकिन सरफेस के अंदर से फील्ड लाइन जाती ही नहीं है। तो इस टाइम में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये सभी केसेस यहाँ पे भी आपको समझाए जाएंगे। दिस इज ओनली द बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप 11th साइंस में पढ़ चुके थे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के साथ बनाया हुआ परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो हम इसको क्या बोलते थे, नॉर्मल बोलते थे। अभी मान लो कि पहले केस के अंदर प्लानर सरफेस ऐसी थी तो इसका नॉर्मल कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड पे थी। तो ये जो है उसको हम केस नंबर 1 बोलने वाले हैं। एंड धीरे धीरे से देखिए हम इसको एंगल लेके जाते हैं तो नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कुछ यानी कि दोनों के बीच का एंगल जनरेट होता है, तो बाद में थीटा एंगल पे आएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा 90, क्योंकि फील्ड लाइंस इस साइड पे है एंड आपका नॉर्मल ऊपर है। तो इसको हम केस नंबर 3 बोलने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग केसेस हम यहाँ पे देखेंगे एंड हम एक इक्वेशन फ्लक्स का डिराइव करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि फ्लक्स का हमने जो इक्वेशन डिराइव किया, ओके, उस फ्लक्स के इक्वेशन के अंदर हमें सरफेस एरिया निकालना होता है। तो हमें अभी तक उसी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना आते जो हम बचपन में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े, जो सिमेट्रिक है, जैसे कि सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। बट सपोज ऐसा एज्यूम कीजिए कोई अनइवन सरफेस है तो हम उसके लिए भी आप सीखेंगे एंड हम यहाँ पे डिस्क्रिटाइजेशन मेथड के थ्रू समझेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंड यहाँ पे हम आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि आपके सामने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके डायरेक्शंस यहाँ पे एरो के साथ दिखाया हुआ है एंड हमने उसको वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पूरा कंसेप्ट है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 केसेस के अंदर हम इसको समझेंगे तो सभी बच्चे बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे, ठीक है, इतना टफ नहीं होगा उनके लिए। तो ये तीनों केस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप सबसे पहले यहाँ पे केस नंबर 1 देखें एंड इसमें आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लेन बनाया हुआ है। आपको हालांकि एक विंडो जैसा भी लगता होगा, थोड़ा सा 3D में है, आइसोमेट्रिक व्यू है इसका। तो यहाँ पे आप देखें कि एक विंडो जैसा, खिड़की जैसा आपको लगता होगा एंड इसको प्लान सरफेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने जो एक प्लान बना हुआ है, ओके, जो सरफेस बनी हुई है उसमें से कितनी नंबर्स ऑफ लाइन पास आउट होती है। तो आप क्या बोलेंगे सर, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 6 लाइन है ना, लेकिन 6 में से सिर्फ 4 लाइंस इसमें से पास आउट होती है।
तो इसके ऊपर से डेफिनेशन क्या बोली जाती है, numbers of electric field lines passing from the plane that is called the electric flux। तो यहाँ पे देखें कि प्लेन होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक के। साथ में ही जब कोई प्लेन होता है तो प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल का कंसेप्ट आप कहाँ पे पढ़े हुए थे, 11th साइंस में पढ़े थे, एंड मैंने आपको अभी अभी इंट्रोडक्शन के अंदर भी बता दिया कि नॉर्मल क्या होता है। सो प्लेन के परपेंडिकुलर जो जाता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखिए तो ई एंड ए दोनों एक ही डायरेक्शंस में यहाँ पे सेट होते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन है, उसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम सिंपल स्टेटमेंट के स्वरूप में समझ लेते हैं। तो वो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी proportional to the number of electric field lines passing through the surface। यानी कि किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उसके प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, ये लिखना बहुत ही आवश्यक है, प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखे कि 4 लाइंस पास होती थी, तो ये 4 लाइंस के प्रोपोर्शनल टू उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे लिंक हुआ है। यदि हम यहाँ पे एक और केस देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कि सरफेस कैसा हो गया है, सरफेस आपके सामने पूरा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास आउट होती ही नहीं है। इसके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटसाइड ही है जो पहले से ही थी। ओके, बट इस बार नॉर्मल कहां पे होगा, अपवर्ड होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो आप देख सकते हो कि इस केस के अंदर देखिए यहाँ पे कि थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 है, और केस नंबर 1 के अंदर थीटा कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड इन दिस केस द थीटा इज इक्वल टू 90। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की बात करते हैं, तो केस सॉरी यहाँ पे जो केस है अभी थर्ड नंबर का केस हमने लिया हुआ है थर्ड पोर्शन में सेगमेंट के अंदर, वहां पे फ्लक्स की आंसर 0 है। तो इसका जो इक्वेशन है ई और ए के ऊपर से, तो बोला जाता है ई ए कॉस 90। आपने बोला कि सर कॉस क्यों लिया, यदि साइन लेते तो क्या होता, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती। ये मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं वो थ्योरी के ऊपर से बनाए जाते हैं। ओके, कि थ्योरी और जो कंसेप्ट होता है उसके ऊपर से मैथमेटिक्स बनता है, ना ही कि मैथमेटिक्स के ऊपर से थ्योरी बनती है। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझाने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल लिया उसमें कॉस का यूज हुआ है। क्यों यहाँ पे कॉस का यूज हुआ है, बिकॉज ऑफ cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, यदि sin 90 की वैल्यू लेते sin 90 तो 1 हो जाता। तो इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 के लिए हमें cos 90 लिखना अनिवार्य होता है। तो phi इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos 90 एंड cos 90 यानी कि 0, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द सिंबल ऑफ द फ्लक्स। ये आपके सामने जो सिंबल है अभी उसको फ्लक्स बोला जाता है। एंड यदि हम यहाँ पे देखें तो ये cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, सो phi इज इक्वल टू EA। दिस इज अ मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, एंड केस नंबर 3 में जो लिखा हुआ है उसको बोला जाता है फ्लक्स इज 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इन दोनों के बीच का भी एक स्टेट होगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, तो बीच का यानी कि वो धीरे धीरे से अपनी पोजीशन चेंज करता है एंड किसी एंगल पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एज इट इज है, बट इस बार नॉर्मल देखिए थोड़ा सा इंक्लिनेशन के ऊपर है, तो उसका एंगल थीटा है। तो यहाँ पे देखिए केस नंबर 1 के अंदर 4 लाइंस पास आउट होती थी, बट इंटरमीडिएट केस 2 के अंदर सिर्फ अभी 2 लाइन पास होती है, एंड केस नंबर 3 में एक भी लाइन पास आउट होती नहीं थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि जैसे एंगल धीरे धीरे से पहले 0 था और एंगल बढ़ता गया तो फ्लक्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर यदि हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर देंगे, सो phi इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लक्स phi इज इक्वल टू EA cos थीटा, एंड दिस इज अ फाइनल इक्वेशन टू फाइंड आउट द फ्लक्स। ठीक है, एंड दिस इज अवर केस नंबर 2। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज आती है, आपने केस नंबर 1 में देख लिया कि थीटा 0 है, प्लान सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही है, सेम डायरेक्शंस के अंदर है, धीरे धीरे से एंगल बढ़ता था, एक टाइम आ चुका है कि एंगल 90 हो चुका है, फ्लक्स 0 हो चुका है। क्या होगा यदि यही प्लानर सरफेस टोटली अपोजिट हो जाती, यानी कि 90 से वो 180 का एंगल बना देती, क्या होता, तो उस टाइम पे यहाँ पे लिखा जाता cos 180, एंड cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सो फ्लक्स phi इज इक्वल टू -EA ऐसा मिलता हमें। तो यहाँ पे फ्लक्स के अंदर हमने सिंपल उसकी डेफिनेशन समझी एंड उसका कंसेप्ट समझा हमने। तो एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, कि सरफेस के अंदर से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल फ्लक्स होता है। नाउ इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं
कि फ्लक्स का इक्वेशन अभी मैंने बताया फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो आप इसको पढ़ चुके हो कि कॉस होता है तो हम बीच में डॉट लिखते थे और साइन होता था तो क्रॉस लिखते थे। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए को यदि हम हल करते तो ये कॉस थीटा ही बोला जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ योर डिस्प्ले, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो किस्म की क्वांटिटी आती थी, वेक्टर्स एंड स्केलर। वेक्टर में डायरेक्शन चाहिए, स्केलर में डायरेक्शंस नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड इज अ इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड उसका दूसरा यूनिट क्या है, वॉट इनटू मीटर। बेटा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, वॉट पर मीटर था, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, वॉल्ट इनटू मीटर है। आपको ये चीज भूलनी नहीं है। तो फ्लक्स के दो ऐसा यूनिट है, पहला यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड दूसरा यूनिट होता है वॉल्ट इनटू मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यदि बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई ए, इक्वेशन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है m1 l1 t minus 3 a1, एंड यहाँ पे a यानी कि सरफेस एरिया का क्या होता है l2 होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा m1 l3 t minus 3 a1, तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे मैंने आपको बताया कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस नंबर 1 में पॉजिटिव था, केस नंबर 3 में जीरो था। लेकिन यदि हमने आपको बताया था ना कि प्लानर सरफेस क्या होता है, यदि वो पूरा 180 पे चला जाता तो उस टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। हालांकि आप सबको पता है कि कॉस की वैल्यू मैथमेटिकली देखा जाए तो कॉस की वैल्यू जो होती है ना, वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 भी -1 होता है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि कॉस की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में होती है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो। तो उसके ऊपर से हम भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देन आफ्टर, if the surface is parallel to the electric field A perpendicular to E, मैंने आपको जैसे बता दिया था केस नंबर 3 के अंदर, so flux is zero। तो फ्लक्स जीरो कब होता है, स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, if the surface is parallel to the electric field। यदि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो मिलती है। फॉर थीटा लेस देन 90 द फ्लक्स इज पॉजिटिव। सबको पता है कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो उस टाइम पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फ्लक्स भी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव हो जाएगा। सो फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री द फ्लक्स इज पॉजिटिव। और ऐसा कब होता है, तो ऐसा होता है, देखिए, इफ द फील्ड लाइंस आर लिविंग द क्लोज सरफेस देन फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए एक सरफेस है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के बाहर के साइड पे जाती है, तो जब सरफेस के बाहर जाती है ना, तो आप बोल सकते हो कि आपका थीटा यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस एंड नॉर्मल की डायरेक्शंस दोनों इक्वली बनेगी। ओके, दोनों एक ही साइड में होने वाली है, एक ही डायरेक्शंस में जाने वाली है। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में जाएगी। यदि ऐसा होता है तो उस टाइम पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा। सो इफ द फील्ड लाइंस लिविंग द क्लोज सरफेस देन फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज पॉजिटिव। इसको ऐसा बोला जाता है। एंड कौन से केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, पॉजिटिव चार्ज की। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटसाइड जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि फ्लक्स नेगेटिव कब बनेगा। सो आप क्या बोलेंगे, सर फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 देन फ्लक्स इज नेगेटिव। यदि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो ऐसा कब होगा, so if the field lines are entering in the closed surface then the flux link with this surface is negative। जो जब field lines closed surface के अंदर enter होती है उस टाइम पे वहां उस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो नेगेटिव बन जाता है। सो यहाँ पे दो केस आप देखें, एंड सेकंड केस के अंदर ऐसा हम देख लेते हैं, एक सरफेस है एंड फील्ड लाइन देखिए इनवर्ट साइड पे आती है। ओके, सो फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इन द क्लोज सरफेस। सो एट दैट टाइम जब वो एंटर होता है और नॉर्मल की डायरेक्शन तो बाहर ही होती है, तो एक बाहर के साइड पे नॉर्मल का डायरेक्शन आउटसाइड है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट फील्ड लाइंस है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ, 180 हुआ यानी कि -1, तो फ्लक्स आपका नेगेटिव बनता है। ठीक है, और
कौन से केस के अंदर फील्ड लाइंस अंदर आती है? नेगेटिव चार्ज के अंदर। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटसाइड जाती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इनवर्ड आती है। तो यहाँ पे आपने जो ये 7 पॉइंट देखे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड इज its SI unit is Newton meter square per coulomb and volt into meter. Its dimensional formula of electric flux is M1 L3 T minus 3 A1 जो हमने आपको सामने यहाँ पे डिराइव किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो जीरो कब होता है? इफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन A is perpendicular to the E, so flux is zero. But if the field lines are leaving the closed surface, यदि फील्ड लाइन सरफेस के बाहर जाती है तो फ्लक्स पॉजिटिव और यदि फील्ड लाइन सरफेस के अंदर आती है तो फ्लक्स नेगेटिव बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आया phi is equal to EA, तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम पहले सीख चुके हैं। ए यानी कि सरफेस एरिया, तो यदि हमारे पास सामने सर्कल होता है तो उसका पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है तो लेंथ इंटू विड्थ, आप कोई भी सरफेस निकाल सकते हो और थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही होगी। बट मैं आपको ऐसा पूछूं कि व्हाट हैपेंड इफ द केस इन दिस मैनर। आप यहाँ पे सरफेस देख सकते हो और फील्ड लाइंस भी आपके सामने दिखाई देती है। तो ये जो आपके सामने अभी सरफेस है, क्या बेटा आप उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो? सिंपल, आपने अभी भी ऐसा इक्वेशन कोई पढ़ा है कि इसका सरफेस एरिया आप निकाल दो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे यूज होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज होता है सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ता है डिस्क्रिटाइजेशन। ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूं, हमें क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन का मीनिंग होता है कि पूरी सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जे एलिमेंट बनाया हुआ है, एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने यहाँ पे दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देख सकते हो, ई जे, जे यानी कि जे सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर डेल्टा एच है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो फ्लक्स लिंक विद जे एज सरफेस एलिमेंट। इस सरफेस एलिमेंट के अंदर कितना फ्लक्स होगा? तो बेटा हम क्या बोलेंगे? phi is equal to EJ डॉट डेल्टा AJ। ओके, यानी कि जे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा ए यानी कि सरफेस एरिया उस एलिमेंट का। तो ये जो फ्लक्स हुआ वो सिर्फ अकेले इस जे एलिमेंट का हुआ, ठीक है। बट ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, यदि हमने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, उसका डिस्क्रिटाइजेशन किया है, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे हम? सिग्मा, कि भाई ऐसे जितने भी एलिमेंट है सभी का एडिशन किया जाए। एंड जब हम सिग्मा के अंदर आगे लिमिट लगा देते हैं, ये एलिमेंट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हमने लिखा डेल्टा ए जे टेंड्स टू जीरो। बहुत ही छोटे, जीरो नहीं लेकिन जीरो के काफी नजदीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि सिग्मा की जगह पे आ जाता है इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। एंड यहाँ पे सरफेस को लिखा है क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ सरफेस इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। तो देखिए उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? सो जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस। क्या बोलना है बेटा? फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रेशन। देखो ये सरफेस है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस, ओवर द गिवन सरफेस। तो एक बार फिर से बोलते हैं, फ्लक्स लिंक विद द एनी सरफेस इज surface integration of the electric field over the given surface। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन किसके साथ? जो सरफेस दी हुई है उसके साथ, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन ली एंड ये जो हमने इक्वेशन है यहाँ पे डिराइव किया। सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्ट क्या होता है, उसके हमने दो इक्वेशंस फाइंड आउट किए। पहला इक्वेशन हमने समझा phi इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, एंड दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम उसका डेफिनेशन बना सकते हैं। सो पहले के ऊपर से डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इट्स अ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द सरफेस। एंड हम सेकंड इक्वेशन के ऊपर फोकस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गिवन सरफेस। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फ्लक्स के लिए जो हाईलाइट हमने किए थे वो क्या थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑल्सो वॉट इंटू मीटर, उसका डायमेंशन फॉर्मूला M1 L3 T minus 3 A1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जाती है, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के बाहर जाती है तो फ्लक्स इज पॉजिटिव। If the electric field lines are entering to the surface, the flux is negative. And यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ यानी सरफेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में होते हैं एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो उस टाइम पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर से थोड़ा आगे जाएंगे एंड हम आज गाउस लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम गाउस लॉ पढ़ेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशन समझेंगे एंड बाद में हम इस चैप्टर के थोड़े से सम्स भी देख लेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप हमारे टेस्ट भी देना चाहते हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9427729500 के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं। आप कहीं से भी हो, यदि आप हमारे पूरे सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड अपने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी आप जुड़िए। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे एजुकेशन एक टोटली फ्री एजुकेशन है। आपको टेस्ट सीरीज से लेके किसी भी के भी लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद लेक्चर्स में बने रहने के लिए।